रिवाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास बिगिन करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं करंट अफेयर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत अहम रोल प्ले करता है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो किस दिशा में जाएंगे, किस तरीके से पूछेंगे। करंट अफेयर अगर आप उसे हमेशा फॉलो करते हैं तो वो उसके लिए आपकी हेल्प करता है। तो चलिए पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, जो कि है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड। सो यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ सकता है, पॉलिटी का जो हिस्सा है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. You should be clear with the kinds of body discussed in polity: statutory, non-statutory, constitutional and non-constitutional one. Statutory bodies are those bodies that come into effect because of certain statute, एक्ट की वजह से आते हैं। तो यहाँ पे एक्ट की वजह से ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर्म हुआ है। तो वो कौन सा एक्ट है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इन द कन्फॉर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल 1991। सो यहाँ पे हमारी कंट्री जो पेरिस प्रिंसिपल 1991 में हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए एक्ट पास करती है 1993 में, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। एंड उसी के तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया जाता है, इससे उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। द कमीशन सर्व एज अ गार्डियन ऑफ ह्यूमन राइट इन द कंट्री। अगर यहाँ पे चेयरमैन और मेंबर्स, चेयरपर्सन और मेंबर की बात करें तो वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन। दोस्तों ये कमेटी जो रिकमेंड करेगी ना चेयरपर्सन और मेंबर्स के नाम, इन कमेटी में कौन कौन शामिल होता है वो ढंग से याद कीजिएगा, क्योंकि आए दिन एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कमेटी के अंदर किसी भी एक मेंबर को रिप्लेस कर लिया जाएगा किसी दूसरे कैटेगरी से, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान किसी दूसरे डेजिग्नेशन के इंसान को ले लिया जाएगा। सो यहाँ पे जो 6 मेंबर कमेटी के अंदर है वो है प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड होते हैं इस कमेटी के, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउस एंड द सेंट्रल होम मिनिस्टर। टू रिमेंबर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए जो कमेटी फॉर्म की जाती है चेयरपर्सन और मेंबर्स के नेम सिलेक्ट करने के लिए, उसमें 6 मेंबर आते हैं और उनको हमने डिस्कस कर लिया है। कमीशन एक मल्टी मेंबर बॉडी है विद अ चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर एक्सक्लूडिंग एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स के अंदर बहुत सारे जो नेशनल कमीशन फॉर्म किए गए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST के लिए, वो सारी एक्स ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे यहाँ पे आ जाते हैं। चेयरपर्सन कौन बन सकता है? अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट जज। मेंबर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई जा रही है, दैट इज़ 1 member who is or has been a judge of Supreme Court. Secondly, 1 member who is or has been the Chief Justice of High Court. And at the last, 3 member appointed from individual with knowledge of और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट मैटर। ये ध्यान में रखना है कि ये जो 3 मेंबर बताए जा रहे हैं उसमें से एक तो वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं रिजर्वेशन, ये जो चीज़ें फॉलो की जा रही है ताकि वुमेन एम्पावर किया जा सके, तो हर जगह पे आप देखेंगे कि जो मेंबरशिप है, जो मेंबर बन रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट 1 वुमेन वाला ये डाला गया है। द चेयरपर्सन एंड मेंबर सर्व एज द टर्म ऑफ 3 year और अंटिल एज 70 विच एवर कम्स फर्स्ट एंड आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो जो अहम मुद्दे चीज़ याद रखनी है, मुद्दे की चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि ये एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए। अब यहाँ पे जो इनका टर्म बताया गया है वो 3 year या 70, यानी दोनों में से जो भी पहले आ जाए। अगर उनका 3 साल पहले पूरा हो जाता है, उनकी 70 ईयर्स की एज नहीं हुई है, मान लीजिए वो अभी 65 साल के हुए हैं बट उनका 3 साल कंप्लीट हो गया है, सो ऑब्वियसली उनकी सर्विस 3 साल की थी वो गिनी जाएगी। या फिर वो 71 ईयर्स के हो जाते हैं, ठीक है, 71 ईयर्स तो जाने ही नहीं दिया जाएगा क्योंकि 70 है, ठीक है। तो 70 पे ही अगर उनकी अभी तक सिर्फ 2 साल की सर्विस कंप्लीट हुई है तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी 3 साल की सर्विस कंप्लीट करने का मौका दिया जाए, बिकॉज एज लिमिट जो रखी गई है वो 70 की है। पावर्स अगर देखे जाए तो जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके पास पावर है सिविल कोड के अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के। नेक्स्ट न्यूज़ में हम बात कर लेते हैं मनामा डायलॉग की। सो बेसिकली मनामा डायलॉग इज एन एनुअल ग्लोबल सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल समिट हेल्ड इन बहरीन. It was initiated in 2004. The dialogue is organized by International Institute for Strategic Studies in collab with Bahrain Ministry of External Affairs. मुद्दा क्या है, ये डायलॉग हो क्यों रहा है? सो इसका एम है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल लीडर, मिनिस्टर, पॉलिसी मेकर एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर टू एड्रेस मोस्ट प्रेसिंग रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़। 2024 की अगर थीम की बात करें तो मिडल ईस्ट लीडरशिप एंड शेपिंग रीजनल प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी है।
It invites participants from Asia, Africa, Europe, North America, and Latin America. Okay, so our next news covered a Yojana recently launched by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Bima Sakhi Yojana. So basically, it is an initiative of LIC to appoint over 2 lakh women इंश्योरेंस एजेंट ओवर द नेक्स्ट 3 years. सो वुमेंस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि LIC जैसे जो एकदम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एज इंश्योरेंस एजेंट बनने की यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी एंड स्टाइपेंड भी होगा. So the aim is to empower women aged 18 to 70 years who are class 10th pass to promote financial literacy and institutional awareness. Women agents will be provided with the specialized training and the stipend for the first 3 years. अमृत ज्ञान कोश पोर्टल. सो ये जो पोर्टल है वो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके प्लेटफॉर्म में इट हैज़ बिन जॉइनली डेवलप बाई कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एंड कर्मयोगी भारत. कर्मयोगी जो हमारा मिशन है उसके बारे में आपको पता होगा किस तरीके से सिविल सर्वेंट जो होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए है. द पोर्टल एम्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन गवर्नमेंट ट्रेनिंग एंड एम्पावर एजुकेटर्स. The curated resources on the platform enable faculty to align their teaching with the global standard while addressing India's unique administrative challenges, maximizing learning opportunities. नेक्स्ट न्यूज़ कवर अबाउट दी RBI गवर्नर अपॉइंटमेंट. यह आपके जितने भी वनडे एग्जामिनेशन हैं उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे जो 26 RBI गवर्नर के तौर पे चुने गए हैं. अभी तक हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी थे. 26 पे संजय मल्होत्रा. अब आपको ये काफ़ी 3 साल तक के लिए ये नाम याद रख लेना है कि RBI गवर्नर जब तक अगर कुछ ऊपर नीचे नहीं होता तो RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं. इनके पहले शक्तिकांत दास थे, उनके पहले उर्जित पटेल, और हमने उनके पहले देखा था रघुराम राजन. ठीक है, ऐसे पीछे आप जा कर के देख सकते हैं. RBI गवर्नर इज अपॉइंटेड अंडर एक्ट ऑफ RBI Act 1934 which stipulates that the chief is appointed by central government. तो ध्यान में रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है और इसके बारे में RBI Act 1934 में बताया गया है. कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन गवर्नर की बताई गई नहीं है. 5 years का टर्म होता है विद द ड्यूरेशन डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. सेंट्रल बैंक चीफ इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट और एन एक्सटेंशन. अगर बात कर ली जाए किस तरीके से इनका प्रोसेस चलता है तो द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सच कमिटी कंसिस्टिंग कैबिनेट सेक्रेटरी, करंट RBI गवर्नर, financial services secretary and 2 independent members prepare a list of people eligible to hold the post. और ये शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू किया जाता है एंड द लिस्ट इज़ फॉरवर्डेड टू कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर द फाइनल अप्रूवल. सो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया है RBI का एक 1934 में, ठीक है, बाद में हमारी जो RBI है वो नेशनलाइज होती है 1949 में. अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि आप सब जिन्हें पता हो वो कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि RBI का फर्स्ट गवर्नर कौन था और कौन थे, एंड जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई उसके बाद RBI के फर्स्ट गवर्नर कौन थे. ठीक है, सो आपको आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा. जब RBI हमारा जो प्राइवेटाइज्ड जो था बैंक, सेंट्रल बैंक, तो उनके सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे. एंड जब हमारी नेशन इंडिपेंडेंट हो जाता है, RBI हमारा नेशनल होता है, इंडिपेंडेंस हम पा लेते हैं, और उसके बाद जो पहला गवर्नर है वो कौन है. ओके, वॉन्स रिजॉर्ट सिस्टम. सो बेसिकली ये रडार सिस्टम रशिया का है. हमारी इंडिया सेट है फाइनलाइज करने के लिए इस डील को. ये बेसिकली एक लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम है जो इंडिया रसिया के पास से परचेज कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो सिस्टम है रशिया कंट्री की डेवलप की गई है और इंडिया हम ये परचेज कर रहे हैं. इट इज़ कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग वेरियस थ्रेट्स including ballistic missile and stealth aircraft over the distance of up to 8,000 km. Additionally, it has capacity of to detect more than 500 ऑब्जेक्ट एट वंस. देख रहे हैं आप, इसकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो डील है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है. इट हैज़ कैपेसिटी टू डिटेक्ट मोर देन 500 ऑब्जेक्ट एट वंस. दिस रडार एम्प्लॉयज फेज्ड अरे टेक्नोलॉजी विच अलाउ किसकी मदद से ये 500 ऑब्जेक्ट्स को एक ही बार में कैच कर लेगा.
सो ये जो इसके पीछे टेक्नोलॉजी काम करी है, फेस्ड अरे टेक्नोलॉजी विच अलाउ फॉर रैपिड इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग ऑफ द व्हील, दिस मेक देम मोर एफिशिएंट एंड लेस मैकेनिकली कॉम्प्लेक्स कंपेयर्ड टू द ओल्डर सिस्टम। विलो चिप की बात कर लेते हैं। गूगल कंपनी, गूगल ने अपना विलो चिप लॉन्च किया है, दैट इज इट्स नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड विलो। It is a state-of-art quantum computing chip that has the potential to reduce error exponentially. It successfully solved a complex mathematical problem in just 5 minutes, a task which supercomputer takes 10 septillion years to solve. It utilizes superconducting superconducting transmon qubits for its operation. दोस्तों पहले यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, ये जो वेलो चिप है ना, इसमें गूगल ने लॉन्च किया, ये बता क्या रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जो 10 सेप्टिलियन ईयर्स लेगा सॉल्व करने के लिए, उसको इनकी चिप ने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को तो आप समझ सकते हैं इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। हमने बेसिकली जो हमारा PYQ सीरीज़ GPSC क्लास 1-2 की PYQs की सीरीज़ के अंदर हमने क्वेश्चन कवर किया था, जहाँ पे हमने नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 को जो लॉन्च किया गया, जिसकी नोडल एजेंसी CDAC है, उसके अंदर देखा था कि सुपर कंप्यूटर किस तरह कितना स्पीडली काम करते हैं और क्या उनका एम है, किसने उनको बनाया गया है, क्यों उसके ऊपर रिसर्च करी जा रही है, क्यों उसको इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। और वहाँ हम देख रहे थे किस तरीके सुपर कंप्यूटर एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। मतलब ये तो नहीं कहूँगी उभरती हुई है, टेक्नोलॉजी तो काफ़ी टाइम से है, बट जिसके ऊपर सभी देश काम कर रहे हैं एज बिकॉज ऑफ इस एफिशिएंसी, वेर इट इज़ एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन वेरी फ्यू सेकेंड्स, ठीक है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन दिया गया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो चिप ने 5 मिनट्स में सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आप देख रहे हैं 5 मिनट्स में सॉल्व कर लिया है, जबकि सुपर कंप्यूटर 10 सेप्टिलियन ईयर्स ले सकता था उसको सॉल्व करने के लिए। सो बेसिकली क्यूबिट क्वांटम मैकेनिक्स पे ये चीज़ें बेस्ड करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, साइबर स्लेवरी। ये टर्म समझ लीजिएगा, साइबर स्लेवरी रिफर्स टू कोरिजन और ट्रैफिकिंग ऑफ इंडिविजुअल इनटू ऑनलाइन स्कैम और fraudulent activities controlled by organized criminal network. Victims are lured with false job promises and often transported across the border illegally. They are forced to work under duress, कमिटिंग ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम, ठीक है। मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं सारी चीज़, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे साइबर स्लेवरी के अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारे यूथ्स हैं उनको अनएम्प्लॉयड हैं, कहीं ना कहीं तरीके से काम ढूंढ रहे हैं, तो लिक्रेटिव जॉब ऑफर दिया जाता है, फिर किसी भी तरह उनको आउट ऑफ बॉर्डर लेकर के जाते हैं, वहाँ उनको बंदी बना के रखा जाता है एंड जो साइबर क्राइम है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, वो सारी चीज़ें करने के सर्कल में डाल दिया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड साइबर स्लेवरी। आ जाते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन के टर्म की तरफ समझने के लिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन, सो इट इज़ अ प्रिंसिपल अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट मैंडेट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग मेंबर कंट्रीज इन द ट्रेड पॉलिसी। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या बताता है कि भाई आपको किसी भी कंट्रीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, एक को ऊपर आप बहुत ही कम टैरिफ दे रहे हैं, एक के ऊपर बहुत ज़्यादा, वैसी चीज़ें होनी चाहिए नहीं। ये क्या करता है, ट्रेड के लिए बैरियर क्रिएट कर देता है और एक कंट्री को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। मेंबर्स आर ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, कोटाज एंड ट्रेड बैरियर। WTO grants the MFN designation automatically to its 164 member. फीचर्स की बात करें, सो इट एंश्योर लोएस्ट टैरिफ, हाईएस्ट इम्पोर्ट कोटाज एंड मिनिमल ट्रेड बैरियर अमॉन्ग द मेंबर कंट्रीज. It aims to promote fair trade and equitable market access. वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024, सो यहाँ पे बात करी जा रही है वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप 2024 जो हुई थी, जो हेल्ड करी गई थी सिंगापुर में, एंड उसे जीत लिया है, जी हाँ, उसे जीत लिया है 18 ईयर ओल्ड इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की और गर्व की बात है। सो ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन एवर। अगर बात कर ली जाए वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप की, तो इसको इस्टेब्लिश किया था 1886 में। द वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप बिगेन एज अ कंटेस्ट बिटवीन विल्म स्टेनसिंस एंड जोनेस जुकरटॉट, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो यहाँ पे जो जीते थे वो विल्हम स्टेनसिस थे, एंड दिस इवेंट इज़ नाउ ऑर्गेनाइज्ड बाय FIDE, दैट इज़ फेडरेशन इंटरनेशनल
इंडियन के विनर्स के बारे में जान लिया जाए तो विश्वनाथ आनंद 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। डी गुकेश 2024 में बने हैं। गुकेश थर्ड एशियन है, उनके पहले विश्वनाथ आनंद जो हैं, जो अब डी गुकेश के मेंटर बन चुके हैं, वो फर्स्ट थे। और डिंग जो कि चाइना से हैं, वो सेकंड है, मीन्स सेकंड एशियन टू विन सो। UNEP, that is यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम चैम्पियंस ऑफ द अर्थ। सो ये अवार्ड दिया गया है इंडियन इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल को, रिनाउंड फॉर हिज वर्क ऑन द वेस्टर्न घाट। तो माधव गडगिल जी अपने उस काम के लिए जाते हैं जो उन्होंने वेस्टर्न घाट की तरफ किया है, ठीक है। ही हैज़ बिन नेम्ड एज UNEP चैम्पियन ऑफ द अर्थ 2024 इन द लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी। इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका एम है टू ऑनर इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैटेगरी देखी जाए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट, पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, साइंस एंड इनोवेशन एंड लास्टली एंटरप्रेन्योरल विजन है। बात कर लेते हैं हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में। सो हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाइपरलूप क्या है? एक यहाँ पे हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेयर पोर्ट्स ट्रैवल इनसाइड लो प्रेशर वैक्यूम ट्यूब्स अचीविंग स्पीड कंपेरेबल टू एयरक्राफ्ट। ये ऑपरेट किया जाता है यूजिंग मैग्नेटिक लेविएशन एंड propulsion, eliminating the need for traditional tracks. Ports travel in vacuum tubes using magnetic leviation and propulsion technology, जिसकी वजह से मिनिमम एयर रेजिस्टेंस होता है और फ्रिक्शन भी बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से जो पॉट्स है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हैं, कि स्पीड बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, हमारी लास्ट न्यूज़ है ये। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1957। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली इंडिया में लोकेटेड है। ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसके फंक्शन है टू प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, गोल्ड, काउंटरफिट करेंसी एंड वाइल्ड लाइफ, कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल एजेंसीज टू कम्बैट ट्रांसनेशनल क्राइम्स, enforcement of custom act and related laws. So friends, with this our today's session comes to an end. Hope you all liked it. Thank you for watching.